दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 था, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कथन 2 था, इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। और कथन 3 था, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना था। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए बाकी की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए $295 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, इसलिए कथन 3 सही है। इसके 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र और 19 बाहरी क्षेत्रों से हैं। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, यूरिया गोल्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये यूरिया की एक नई किस्म है जो फास्फोरस से लेपित होती है। कथन 2 है, ये पौधों में नाइट्रोजन के उपयोग की दक्षता में सुधार करती है। और कथन 3 है, ये उन्नयन उर्वरक नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और कुशल है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में यूरिया गोल्ड की शुरुआत की है। यूरिया गोल्ड यूरिया की एक नई किस्म है जो सल्फर से लेपित है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यूरिया की यह नई किस्म मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगी। ये पौधों में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार करने के साथ ही उर्वरक की खपत कम करेगी और फसल की गुणवत्ता बढ़ाएगी, इसलिए कथन 2 सही है। यूरिया गोल्ड उर्वरक नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और कुशल है, इसलिए कथन 3 भी सही है। इससे किसानों की इनपुट लागत बचेगी और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि यह विधेयक भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करता है। और कथन 2 है, ये राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग के गठन का प्रावधान करता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में लोकसभा में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 पेश किया गया था। यह विधेयक भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करता है, इसलिए कथन 1 सही है। इन नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पेशेवरों के लिए शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन तथा रखरखाव का प्रावधान करता है। इसी के साथ इस विधेयक में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसमें 29 सदस्य होंगे, इसलिए कथन 2 भी सही है। केंद्र सरकार नर्सिंग और मिडवाइफरी सलाहकार परिषद की भी स्थापना करेगी। राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष ही इस परिषद का अध्यक्ष होगा। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। और कथन 2 है, यह एक राज्य योजना है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय कर दिया गया है। इस साल से दोनों को आम आवंटन से फंड दिया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, इसलिए कथन 1 सही है।
ये प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि केवल एक कथन ही सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला है येलो ग्रीस, दूसरा है यूज्ड कुकिंग ऑयल, तीसरा है एनिमल फैट और चौथा है वेजिटेबल ऑयल। दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो और चार, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो, तीन और चार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो, तीन और चार, यानी कि चारों ही कूट सही हैं। हाल ही में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुवनंतपुरम ने यूज्ड कुकिंग ऑयल से उत्पादित बायोडीजल का उपयोग करके अपनी बस को सफलतापूर्वक संचालित किया है। आपको बता दें कि बायोडीजल का उत्पादन येलो ग्रीस, यूज्ड कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल से किया जाता है। इस ईंधन का उत्पादन ट्रांस एस्टरिफिकेशन द्वारा किया जाता है। ट्रांस एस्टरिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो वसा एवं तेल को बायोडीजल और ग्लिसरीन, जो कि एक सह उत्पाद है, उसमें परिवर्तित करती है। यूज्ड कुकिंग ऑयल का उपयोग करके उत्पादित बायोडीजल में डीजल के समान दक्षता पाई जाती है। ये बायोडीजल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर यौगिकों जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन को काफी कम कर देता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो, तीन और चार। चारों ही कूट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, हेपेटाइटिस ए आमतौर पर एक नॉन क्रोनिक और स्वसीमित बीमारी है। कथन दो है, हेपेटाइटिस एफ और हेपेटाइटिस जी टोगा वायरस जैसे वायरस के कारण होते हैं। और कथन तीन है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यकृत कोशिकाओं के खिलाफ हो जाती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी तीन कथन सही है। बीते 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। वायरल हेपेटाइटिस के 5 मुख्य प्रकार हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए आमतौर पर एक नॉन क्रोनिक और स्वसीमित बीमारी है जो शायद ही कभी दीर्घकालिक जटिलताओं का कारण बनता है, इसलिए कथन एक सही है। हेपेटाइटिस एफ और हेपेटाइटिस जी टोगा वायरस जैसे वायरस के कारण होने वाले हेपेटाइटिस के दुर्लभ रूप हैं, इसलिए कथन दो सही है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस लीवर की सूजन का एक रूप है। यह तब होता है जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली लीवर कोशिकाओं के खिलाफ हो जाती है, इसलिए कथन तीन सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उल्लास नाम का एक ऐप खबरों में देखा गया था, ये किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है शिक्षा और सीखना, श्रम भागीदारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, या फिर महिला सशक्तिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, शिक्षा और सीखना। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर उल्लास नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। आपको बता दें, उल्लास यानी ULLAS शब्द का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को NCERT के दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न शैक्षिक संसाधनों से जोड़ना है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक ध्यान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को शामिल करने पर है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा में भाग नहीं ले पाए हैं। इसका कार्यान्वयन स्वैच्छिकता पर आधारित है, जो व्यक्तियों को इस उद्देश्य में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र और अभिनंदन के माध्यम से स्कूल और विश्वविद्यालय क्रेडिट और मान्यता जैसे प्रोत्साहन प्राप्त होंगे, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, शिक्षा और सीखना। चलिए अगला प्रश्न देखें। कंवल टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इसमें बाघों की कोई आबादी नहीं है। कथन दो है, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। और कथन तीन है, इसके एक तरफ से गोदावरी नदी बहती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA द्वारा जारी की गई बाघ गणना 2022 रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना राज्य में 21 बाघ हैं।
ये आबादी मुख्य रूप से अमराबाद टाइगर रिजर्व यानी एटीआर में है, जबकि एनटीसीए ने तेलंगाना के कंवल टाइगर रिजर्व के आंकड़े देते हुए कहा है कि यहाँ कोई बाघ नहीं है। इसलिए कथन 1 और कथन 2 सही है। कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जिसके एक तरफ गोदावरी नदी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सीमा है। इसलिए कथन 3 भी सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष मेथनॉल ईंधन सेल यानी डीएमएफसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत माना जाता है। कथन 2 है, इसमें ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के लिए कोबाल्ट मैंगनीज के साथ प्लेटिनम मिश्र धातु का उपयोग किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी CSIR-NCL पुणे और सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी CENS बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने एक त्रिधातु प्लेटिनम मैंगनीज कोबाल्ट उत्प्रेरक को संश्लेषित किया है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उत्प्रेरक की तुलना में इसने बेहतर उत्प्रेरक गतिविधि और उच्च CO सहनशीलता प्रदर्शित की। ये उत्प्रेरक प्रत्यक्ष मेथनॉल ईंधन कोशिकाओं के मेथनॉल ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के लिए प्रभावी है। इसलिए कथन 2 सही है। प्रत्यक्ष मेथनॉल ईंधन कोशिकाओं को फॉर्कलिफ्ट और छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे छोटे वाहनों के लिए एक आकर्षक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत माना गया है। इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष यानी CDMDF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये ओपन एंडेड स्कीम के तहत एक वैकल्पिक फंड है। कथन 2 है, इसका उपयोग केवल निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किया जाएगा। और कथन 3 है, ये उच्च अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि GSEC से जुड़े लेन देन में संलग्न होगा। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। आइए इस प्रश्न से की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष यानी कि CDMDF द्वारा उठाए गए ऋण के लिए पूर्ण गारंटी कर प्रदान करने वाली एक योजना को मंजूरी दी है। बता दें कि CDMDF 15 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के साथ क्लोज एंडेड योजना के तहत एक वैकल्पिक निवेश कोष है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसे निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद के लिए सुरक्षा जाल के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए कथन 2 सही है। इस फंड का प्राथमिक उद्देश्य एक स्थायी संस्थागत ढांचा स्थापित करके द्वितीयक बाजार में तरलता बढ़ाना है। यह कम अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों यानी GSEC, ट्रेजरी बिल GSEC पर त्रिपक्षीय रेपो और 7 दिनों की अधिकतम परिपक्वता के साथ गारंटीकृत कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो से जुड़े लेन देन में संलग्न होगा। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। चलिए वक्त हो चला आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, भारत में डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी नीति आयोग, या फिर ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।